दोस्तों, यदि आपको भी 3 मार्च को संस्कृत का बोर्ड एग्जाम देना है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने से बोर्ड एग्जाम में आपको 3 से 4 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कवि कुलगुरु कालिदासा पाठ का सारांश बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सारांश अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है कि आपको पूरे अंक मिलें। सबसे ज़्यादा खास बात यह है दोस्तों कि इसको हम किस तरीके से लिखें कि कम से कम समय में पूरा लिख पाएँ, हमारा टाइम भी कम लगे और हमको अच्छे अंक भी मिले। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप सभी को अंतिम तक जुड़े रहना है वीडियो में। और आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस चैप्टर का सारांश रटेंगे नहीं बल्कि समझ जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में इसको अच्छे से लिख पाएंगे। तो भाई चलिए शुरू करते हैं और कवि कुलगुरु कालिदासा पाठ का सारांश कैसे लिखते हैं अच्छे से देख लेते हैं। तो आपको ऐसे ही एग्जाम में हेडिंग डालना है, लेकिन याद रहे हेडिंग आपको काले स्केच या काले पेन से डालना है, ठीक है। गुलाबी लाल पेन का यूज कहीं पर भी नहीं करना मित्रों। उसके बाद आपको पहली हेडिंग बनाना है कवि कुलगुरु और लिखना है कि महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। संस्कृत साहित्य में उनका अद्वितीय स्थान है। अद्वितीय स्थान का मतलब कि जैसा उनका स्थान है वैसा कोई किसी का भी स्थान नहीं है, यानी मतलब संस्कृत में उनको जिस तरीके से जाना जाता है वैसा किसी को भी नहीं जाना जाता, ठीक है। इस महान कवि के कुल, काल, समय, जन्म स्थान के विषय में अनेक मतभेद हैं। कहने का मतलब ये है कि ये किस कुल के थे, इनका जन्म कब हुआ एवं इनका जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ पर इनका जन्म हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा मतभेद है, ठीक है। मतभेद मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। समीक्षकों ने अंतः और बाहरी साक्ष्यों के आधार पर इनका परिचय प्रस्तुत किया है। अर्थात कुछ समीक्षक लोगों ने, रिव्यू करने वाले लोगों ने, समीक्षक किसको कहा जाता है, रिव्यू करने वाले लोगों को, ठीक है। कुछ लोगों ने कुछ प्रूफ के आधार पर इनका परिचय अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरी हेडिंग बनाना है जन्म, समय एवं स्थान और लिखना है कोई विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानता है तो कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन मानता है। यानी कोई कहता है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम के थे तो कोई कहता है अरे नहीं ये विक्रमादित्य के टाइम के थे, ठीक है। इस महान कवि को सभी अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं तो कुछ इन्हें बंगाल प्रदेश में उत्पन्न हुआ मानते हैं, ठीक है भैया। अब आपको तीसरी हेडिंग बनाना है कुल और लिखना है इनकी रचनाओं के आधार पर इन्हें ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ माना जाता है। ये शिव के उपासक थे, अर्थात भगवान शंकर के परम भक्त थे। फिर भी राम के प्रति इनकी अपार श्रद्धा थी, यानी भगवान राम पर भी ये विश्वास रखते थे। रघुवंशम महाकाव्य की रचना से यह बात स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि इन्होंने रघुवंशम नाम का एक महाकाव्य लिखा है, जिससे यह पता चलता है कि भाई ये राम भगवान से भी प्रेम करते थे, उनके प्रति भी भक्ति इनके अंदर थी। चलिए चलते हैं अगली हेडिंग पर। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है दोस्तों रचनाएं, और रचनाएं हेडिंग में लिखेंगे कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभवम नामक 2 महाकाव्य लिखे। कौन कौन से महाकाव्य, रघुवंशम और कुमार संभवम। यहाँ से दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न भी बन सकते हैं। कैसे कि कुमार संभवम किसका महाकाव्य है तो महाकवि कालिदास का है, रघुवंशम किसका महाकाव्य है तो महाकवि कालिदास का है, याद रखिएगा। रघुवंशम और कुमार संभवम इनके 2 महाकाव्य हैं। मेघदूतम और ऋतु संहार इनके 2 गीति काव्य हैं तथा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शकुंतलम ये 3 इनके प्रमुख नाटक हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। इनकी रचनाएं ज़्यादातर प्राचीन इतिहास से संबंधित थी। इन्होंने अपनी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समावेश करते हुए भारतीय जीवन पद्धति का सर्वांगीण चित्रण किया है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में काव्य के लिए, कविताओं के लिए जो जो गुण उचित होते हैं, रस, छंद, अलंकार इत्यादि का समावेश तो किया ही है, साथ ही भारतीय जीवन में क्या क्या चल रहा है उसका भी इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णन किया है। उसके बाद आपको अगली हेडिंग बनाना है काव्य सौंदर्य और लिखना है कालिदास की रचनाओं में बेहतरीन काव्य सौंदर्य समाया हुआ है। इनके काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार है। कौन सा रस इनके में काव्यों में प्रधान है तो श्रृंगार रस, ठीक है। रस के अनुरूप प्रसाद और माधुर्य गुणों की सृष्टि की गई है, यानी इनकी रचनाओं में प्रसाद और माधुर्य गुण देखने को मिलता है। वे अलंकारों में विशेषकर उपमा अलंकार के प्रयोग में सिद्ध हस्त हैं, यानी महाकवि कालिदास ज़्यादातर उपमा अलंकार का प्रयोग किए हैं। उनके नाटकों में वस्तु विन्यास अनुपम है, चरित्र चित्रण निर्दोष है और शैली में संप्रेषणीयता है, ठीक है। उनके काव्यों में मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। इस तरीके से आपको इस चैप्टर का सारांश लिखना है।
पूरे के पूरे 4 नंबर आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो को लाइक शेयर करके गुरु दक्षिणा दे दीजिएगा। मिलेंगे आप सभी के साथ कुछ अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के। जस्ट अभी 1 घंटे बाद नई वीडियो आने वाली है, तो आप सभी लोग जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।